चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने इस प्रैक्टिस सेट को। इस प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न में दिया गया है, जब वर्ष 1949 में भारतीय संविधान को अपनाया गया तब संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो उस समय कुल कितनी अनुसूचियां थी? 5, 50, 25 या फिर 8? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जब भारतीय संविधान को अपनाया गया था, अपनाया कब गया था? ये गया था 26 नवंबर को। ठीक है दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को जब भारतीय संविधान को अपनाया गया था उस समय कुल अनुसूचियां थी 8, जो कि वर्तमान में कितनी हो चुकी हैं? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, उस समय अनुच्छेद कितने थे? उस समय अनुच्छेद थे 395, जो कि अभी वर्तमान में 470 प्लस हो चुके हैं। ठीक है, उस समय भाग थे कुल 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22, जो कि वर्तमान में 25 हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, गोलाकार दर्पण की सतह पर का केंद्र बिंदु कहलाता है? क्या कहते हैं उसको? सूचक, शक्ति, ध्रुव या फिर लेंस? तो जो गोलीय दर्पण होते हैं उसका जो केंद्र होता है, उसकी सतह का जो केंद्र होता है, केंद्र बिंदु, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ध्रुव। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, स्नेल के नियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है? साइन आई अपॉन साइन आर बराबर स्थिरांक, कॉस आई अपॉन साइन आई बराबर स्थिरांक, या फिर कॉस आई अपॉन आर बराबर स्थिरांक, या फिर साइन आर अपॉन कॉस आर स्थिरांक? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर होगा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू स्थिरांक। ये स्नेल का नियम है। तो दोस्तों स्नेल का नियम का मतलब क्या है? जब कोई किरण आती है तब वो समतल जो सतह होती है, समतल सतह या फिर चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटकर जाती है। यानी जब कोई आपतित किरण जब परावर्तित होकर जाती है तो उसका यहाँ पर एक कोण बनता है जिसको आई बोलते हैं। ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ये जो होता है ये आई बराबर होता है आर के, यानी कि जितना कोण यहाँ बनेगा एंगल, उतना ही एंगल इसके जो परावर्तन कोण होगा उसके बराबर होगा। तो ये स्नेल का नियम है, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर स्थिरांक। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, पंचायती चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है 21 साल, 30 साल, 18 साल या फिर 25 साल? तो पंचायती जो चुनाव लड़े जाते हैं, मिनिमम एज यानी कम से कम जो आयु होनी चाहिए वो 18 वर्ष होनी चाहिए। और दोस्तों पंचायत ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? पंचायत ये जोड़ी गई थी 72वां संविधान संशोधन जब 1992 में हुआ था, 1992 में, और ये लागू कब हुआ था? 1993 में। ठीक है दोस्तों, इसके द्वारा भाग 9 में पंचायत को शामिल किया गया था। और ये अनुच्छेद 343 से लेके 343 ओ तक, कितने? 343 से लेके 343 ओ तक पंचायत से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 5 है, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? O5, O2, O3 या O? तो जो ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है O3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। दोस्तों ओजोन में त्रिपरमाणु होते हैं। कितने? 3 परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है ओजोन। और दोस्तों ओजोन किस समताप मंडल, क्षोभ मंडल या फिर किस भाग में पाई जाती है? वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? किस परत में? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर समताप मंडल में। किसमें? समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। अगला प्रश्न है 6, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी फुटबॉल से संबंधित है? नोवाक जोकोविच, डेविस बेकहम, एंडी मर्रे, आंद्रे अगासी? तो इसका सही आंसर है डेविड बेकहम। अगला प्रश्न है 7, धातुओं को पतले तारों में परिवर्तित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? उपधातु, तन्यता, प्रतिरोधकता या फिर नम्यता? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जो धातुओं को पतले तारों में परिवर्तित करने की जो क्षमता होती है उसको तन्यता कहते हैं। यानी कि दोस्तों किसी भी तार को खींचकर लंबा करने की उसकी जो क्षमता होती है उसको बोलते हैं तन्यता। 2 धातु ऐसी हैं, 2 धातु हैं जो है पारा, कौन सी है? पारा है और जिंक है। पारा और जिंक ऐसी धातु हैं जिनमें तन्यता गुण नहीं पाया जाता है और सबसे अधिक तन्यता का गुण पाया जाता है सोने में। किसमें? सबसे अधिक तन्यता का जो गुण होता है वो सोने में पाया जाता है। अगला प्रश्न है 8, किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान कहलाता है
जो 1 मोल का द्रव्यमान होता है उसको क्या कहते हैं? सहसंयोजक द्रव्यमान, अणु भार, मोलर द्रव्यमान या फिर परमाणु भार? तो इसका सही आंसर है उसको बोलते हैं मोलर द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, उपोष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटियों को के रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? ग्रहों की हवाएं, डोलड्रम, सदाबहार वृक्ष या फिर अश्व अक्षांश? तो जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटियां होती हैं उनको अश्व अक्षांश के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 अश्व अक्षांश। और दोस्तों ये उपोष्ण कटिबंधीय जो उच्च दाब पेटियां होती हैं ये उत्तरी एवं दक्षिणी जो गोलार्ध है उसके 30 डिग्री से लेके 35 डिग्री के बीच की जो डिग्री होती है उसके बीच की दूरी को बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटियां, इसको बोला जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, महावीर के पिता कौन थे? निम्बार्क, रविदास, सिद्धार्थ या फिर भद्रबाहु? तो महावीर यानी महावीर स्वामी के जो पिता थे वो थे सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों महावीर स्वामी थे ये कौन से जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो ये 24वें तीर्थंकर थे। कौन से थे? ये 24वें तीर्थंकर थे और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। और दोस्तों ये किस वंश से संबंधित थे? जो सिद्धार्थ थे ये इक्ष्वाकु, कौन से थे? इक्ष्वाकु जो थे इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। और जो महावीर स्वामी थे इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था वैशाली में। कहाँ हुआ था? इनका जन्म वैशाली में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, क्षेत्रीय परिषद निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय या फिर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय? तो इसका सही आंसर होगा जो क्षेत्रीय परिषद होती है ये आती है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों कुल कितनी क्षेत्रीय परिषद है? ये कुल क्षेत्रीय जो परिषद है वो 5 है। कुल कितनी? 5 क्षेत्रीय परिषद है, 5 है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, नेत्र गोलक लगभग व्यास का होता है? जो नेत्र गोलक होता है आंखों में वो कितने व्यास का होता है? 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1.8 यानी कि 1.8, 2.3 सेंटीमीटर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 2.3 जो सेंटीमीटर है ये नेत्र गोलक का व्यास होता है। नेत्र गोलक कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ये पाया जाता है आंख में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन गैर कृषि उत्पाद बाजार अभिगम यानी NAMA से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन देखेंगे पहले, संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक या फिर विश्व आर्थिक मंच? तो इसका सही आंसर है विश्व व्यापार संगठन। यानी कि ऐसा कौन सा संगठन है जो गैर कृषि उत्पाद बाजार अभिगम से संबंधित है? तो वो है विश्व व्यापार संगठन। और विश्व व्यापार जो संगठन है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1 जनवरी 1995 में कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? इसका जो मुख्यालय है वो है जिनेवा। जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो स्विट्जरलैंड के जो जिनेवा शहर है उसमें इसकी हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 है, नीति आयोग में अंशकालिक सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? 2, 5, 7 या फिर 6? तो जो नीति आयोग में अंशकालिक जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या है 2। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। और इसमें जो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं वो होते हैं 5 और जो अंशकालिक सदस्य हैं वो कितने हैं? 2। दोस्तों नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? नीति आयोग की जो स्थापना है योजना आयोग के स्थान पर 2015 में 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी। और इसके सदस्य कौन होते हैं? इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं इसके अध्यक्ष? कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है 15 है, 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त भारतीय सांविधिक आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1927 में एक सांविधिक आयोग आया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन 1 है स्टैफोर्ड क्रिप्स, जॉन साइमन, लुइस माउंटबेटन या फिर विलियम हॉकिंस? तो इसका सही आंसर होगा उसके जो अध्यक्ष थे वो थे जॉन साइमन, जो 1927 में एक भारतीय सांविधिक आयोग आया था उसके अध्यक्ष थे
जॉन साइमन, और इसी को दोस्तों कहा गया था साइमन कमीशन। इसी को क्या बोला गया था? इसी को बोला जाता है साइमन कमीशन। और दोस्तों साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। ये इसका जो गठन हुआ था, यानी कि ये नियुक्ति हुई थी, वो 1927 में हुई थी, लेकिन ये 1928 में भारत में आया था। और इसका विरोध प्रदर्शन किया गया था, क्योंकि दोस्तों ये जो था, ये इसमें एक भी भारतीय नहीं था। इसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसमें सभी के सभी जो थे वो अंग्रेज थे। ठीक है, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। अगला प्रश्न है 16। वे श्रमिक जो अपनी आजीविका चलाने के लिए स्वयं किसी उद्योग के मालिक हैं और उसका संचालन करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? स्वनियोजित, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी, अनियोजित कर्मचारी या फिर बेरोजगार? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, उनको बोला जाता है स्वनियोजित। ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? स्वनियोजित। अगला प्रश्न है 17। इलकल साड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? गुजरात में, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या फिर उड़ीसा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कर्नाटक में। जो इलकल साड़ी है इसकी उत्पत्ति कर्नाटक से मानी जाती है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है 18। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत कितने दिनों तक अकुशल मजदूरों के रोजगार की उपलब्धता है? 180 दिन, 150 दिन, 90 दिन या फिर 100 दिन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 100 दिन। यानी कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, यानी कि नरेगा, क्या है? नरेगा एक्ट 2005, इसके तहत जो अकुशल मजदूर हैं उनको रोजगार दिया जाता है 100 दिन, यानी 100 दिन रोजगार की इनको गारंटी दी जाती है। और दोस्तों नरेगा यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसका नाम बदल के कर दिया गया है मनरेगा। इसका नाम क्या कर दिया है? मनरेगा, यानी कि इसको बना दिया गया है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और ये कब किया गया था? ये किया गया था 2009 में। कब किया गया था? 2009 में। अगला प्रश्न है 19। वर्ष 1879 में अफगानी शासक याकूब खान के साथ किस सरकार ने गंडमक की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? डच सरकार ने, पुर्तगाली सरकार, फ्रेंच या फिर ब्रिटिश? तो 1879 ईस्वी में याकूब खान ने एक गंडमक की संधि की थी, वो की थी ब्रिटिशों के साथ। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। और इस तरफ थे अफगानी शासक याकूब खान, और ब्रिटिश की तरफ थे लुइस कैवेगनरी। कौन थे? लुइस कैवेगनरी थे ब्रिटिश की तरफ से यहाँ पर हस्ताक्षर करने वाले। अगला प्रश्न है 20। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCFSC एक है, क्या है? अर्ध संघीय निकाय, संवैधानिक निकाय, अर्ध न्यायिक निकाय या फिर गैर संवैधानिक निकाय? तो इसका सही आंसर होगा, ये है संवैधानिक न्याय। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। दोस्तों ये संवैधानिक निकाय क्यों है? क्योंकि इसका जो वर्णन है, इसका जो उल्लेख मिलता है वो आर्टिकल 338 में इसको बताया गया है, यानी कि इसका जो वर्णन किया गया है ये संविधान में है, इसीलिए इसको संवैधानिक निकाय कहते हैं। अगला प्रश्न है 21। निम्नलिखित में से कौन सा घेंगा रोग का लक्षण है? एक हाथ में सूजन, दोनों हाथ में सूजन या फिर गर्दन में सूजन या फिर पैर में सूजन? तो दोस्तों जो घेंगा रोग होता है इसमें क्या होता है? इसमें होता है गर्दन में सूजन। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से होता है। और इसमें जो थायराइड ग्रंथि होती है, जो गर्दन में पाई जाती है, जो थायराइड ग्रंथि होती है वो इसमें क्या होती है? सूज जाती है। ठीक है दोस्तों, थायराइड ग्रंथि क्या होती है? सूज जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 21 है। कोरियोलिस बल द्वारा दक्षिणी गोलार्ध में हवा कैसे विक्षेपित होती है? कोई विक्षेपण नहीं होती है, बाईं ओर होती है, दाहिनी ओर या फिर अनियमित होती है? तो जो कोरियोलिस बल होता है इसके द्वारा दक्षिणी गोलार्ध यानी कि गोलार्ध यानी पृथ्वी, ये उत्तरी गोलार्ध होता है, ये दक्षिणी गोलार्ध होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो दक्षिणी गोलार्ध है यानी कि यहाँ पर कैसी हवा जो है कैसे विक्षेपित होती है? तो जो हवा होती है वो होती है बाईं तरफ। कैसे होती है? बाईं तरफ। उत्तरी गोलार्ध में होती है दाईं तरफ, और जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पर होती है बाईं तरफ। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 23 है। निम्नलिखित में से किस वर्ष लखनऊ अधिवेशन आयोजित हुआ जिसमें मुस्लिम लीग ने
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? 1885 में हुआ था, 1916 में, 1900 में या फिर 1907 में? तो जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1907 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। इसमें क्या हुआ था, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग भी इसमें हस्ताक्षर किए थे, यानी कि इसमें शामिल हो गई थी। और ये कब हुआ था? 1916 में लखनऊ अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। और दोस्तों 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन। कौन सा हुआ था? सूरत अधिवेशन हुआ था। इसमें नरमपंथी और गरमपंथी जो लोग थे उसका विभाजन हुआ था, यानी कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? उस समय इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। कौन थे? रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है 24। सांसद आदर्श ग्राम योजना SAGY के अनुसार मैदानी क्षेत्र के गांव की आबादी हो सकती है, कितनी हो सकती है? 1000 से लेकर 2000, 3000 से लेकर 5000, या 2500 से लेकर 3500, या 1500 से लेकर 2000? तो जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है उसके तहत मैदानी क्षेत्र के गांव की आबादी हो सकती है 3000 से लेके 5000 व्यक्ति, 5000 लोग। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। और जो पहाड़ी है या फिर दुर्ग इलाके हैं उनमें जो आबादी हो सकती है वो हो सकती है 1000 से लेके 2000। और तो सांसद आदर्श ग्राम योजना इसकी शुरुआत कब की गई थी? ये की गई थी 2014 में। कब की गई थी? 2014 में ये शुरू की गई थी सांसद आदर्श ग्राम योजना। यहाँ पर क्या था, इसमें ये एक ग्रामीण विकास परियोजना थी। कैसी परियोजना थी? ये एक ग्रामीण विकास परियोजना थी। अगला प्रश्न है 25। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? तो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? 1947 में, 1991, 1976 या फिर सन 2000? तो इसको किया गया था सन 1976 में। ऑप्शन नंबर 3। और वो भी कौन से संविधान संशोधन? 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। और ये किस समिति की सिफारिश पर इसको शामिल किया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के कहने पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को लागू किया गया था 1976 में। ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। और दोस्तों इसमें कुल 10 जो मौलिक कर्तव्य थे वो जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान में 11 हैं, यानी कि 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में हुआ था। उसके तहत ये 11वां संविधान संशोधन इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है 26। स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे? R वेंकट रमन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, या फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन? तो जो स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और इनका जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था? ये था 1952, यानी कि 1952 से लेके 1962 तक इनका कार्यकाल था। और ये भारत के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। दूसरे नंबर के क्या रह चुके हैं? राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगला प्रश्न है 27। भारत में कितने छावनी बोर्ड हैं? 62, 50, 45 या फिर 70? तो भारत में कुल 62 छावनी बोर्ड हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। और ये जो छावनी है ये किस अधिनियम के तहत जोड़ी गई हैं? ये छावनी अधिनियम 1924 है। छावनी अधिनियम 1924 के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसका सही आंसर होगा सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश में। इसमें कितना जनसंख्या घनत्व है? इसमें 17 है, यानी कि 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, यानी कि 1 किलोमीटर में कुल 17 व्यक्ति निवास करते हैं। ये यहाँ अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है। और जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है वो है बिहार का। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? बिहार का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 है। वर्ष 1885 में सेवा सदन की स्थापना किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, बहराम जी मालावारी ने, अबुल कलाम आजाद या फिर राम मोहन राय? तो जो 1885 ईस्वी में सेवा सदन की स्थापना की गई थी वो की गई थी बहराम जी मालावारी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। इन्होंने दोस्तों जो एक
पारसी समाज सुधारक थे। इन्होंने बाल विवाह और जो बाल विधवा के खिलाफ अभियान चलाए थे और 1885 ईस्वी में सेवा सदन की स्थापना भी की थी। अगला प्रश्न है 1900 प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन G8 देशों में सम्मिलित नहीं है? कनाडा, जर्मनी, जापान या फिर भारत? तो G8 में शामिल नहीं है भारत। कौन शामिल नहीं है? इसमें भारत शामिल नहीं है। G8 की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1975 ईस्वी में। तो दोस्तों पहले ये G8 था, लेकिन इसमें से जो रूस है वो इससे बाहर हो गया है। इसको अब कहा जाता है G7। और इस G8 के जो संस्थापक देश थे वो कौन कौन से थे? इसमें कितने जो 8 देश शामिल थे वो कौन कौन से थे? तो कनाडा था, इसमें फ्रांस था, जर्मनी, रूस, यूके यानी कि ब्रिटेन, और अमेरिका और इटली और जापान। ये 8 देश इसमें शामिल थे, जो कि रूस अब इसमें से बाहर निकल गया है, इसलिए इसको G7 कहा जाता है। अगला प्रश्न है 31, प्रसिद्ध लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? सिडनी में, जोहान्सबर्ग में, लंदन में या फिर प्रिटोरिया में? तो इसका सही आंसर होगा ये है लंदन में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। जो प्रसिद्ध लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है ये कहाँ स्थित है? लंदन में स्थित है। और ये दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? इसको क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है। जो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है इसको क्रिकेट का क्या बोलते हैं? क्रिकेट का मक्का बोलते हैं। क्रिकेट का मक्का भी इसको कहा जाता है। और दोस्तों भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा जो क्रिकेट ग्राउंड है वो कौन सा है? वो है अहमदाबाद का जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 है, एक स्थिर बिंदु को पार करने के लिए किन दो लगातार संकुचन अथवा विरलन द्वारा लिया गया समय क्या कहलाता है? तरंग का समयांतराल, तरंग का दोलन, तरंग की आवृत्ति या फिर तरंग का आयाम? तो जो स्थिर बिंदु को पार करने के लिए दो लगातार संकुचन अथवा विरलन लिए जाते हैं उसको बोलते हैं तरंग का समयांतराल। क्या बोलते हैं? तरंग का समयांतराल। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 33, संस्थानकोट्टा झील किस राज्य में स्थित है? केरल में, गोवा में, कर्नाटक में या फिर तमिलनाडु में? तो जो संस्थानकोट्टा झील है ये स्थित है केरल में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। कहाँ स्थित है? ये केरल में स्थित है और ये केरल की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। कैसी झील है? ताजे पानी की झील है। अगला प्रश्न है 34, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल है? मन्नार की खाड़ी है, डिब्रू सैखोवा है, नंदा देवी है या फिर बड़ा निकोबार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, डिब्रू जो सैखोवा है, डिब्रू सैखोवा है, ये बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल है। और डिब्रू जो सैखोवा है ये कहाँ स्थित है? ये है असम में। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। और इसको 1997 में, कब? 1997 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 है, नमामि गंगे कार्यक्रम को कब स्वीकृति दी गई थी? 2014 में, 2008, 2001 या 2005? तो जो नमामि गंगे जो कार्यक्रम है उसको अनुमति मिली थी 2014 में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 36 है, वर्ष 1757 की प्लासी की लड़ाई में निम्नलिखित में से किसने बंगाल के नवाब के साथ गद्दारी की? मीर जाफर ने, औरंगजेब ने, अली वर्दी खान ने या फिर सिराजुद्दौला ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जो मीर जाफर है बंगाल के नवाब के साथ इसने गद्दारी की थी। किसने? मीर जाफर ने। कब? और ये प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1757 ईस्वी में। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। और जो ब्रिटिश का जो तरफ नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे? क्लाइव था। कौन था? क्लाइव था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फुटबॉल के खेल से संबंधित नहीं है? ड्रिबलिंग, किकिंग, स्टंपिंग एवं हेडिंग? तो इसका सही आंसर है स्टंपिंग। स्टंपिंग जो है ये फुटबॉल के खेल से संबंधित नहीं है। स्टंपिंग होता है क्रिकेट में। किसमें होता है? क्रिकेट में। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्लोरीन जिसका रासायनिक सूत्र है Cl का परमाणु क्रमांक क्या है? 17, 32, 15 या फिर 12? तो क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 17। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39 है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है? 4 साल, 3 साल, 2 साल या फिर 5 साल? तो जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ये प्रत्येक 4 साल बाद आयोजित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों पहली बार
जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, ये शुरुआत इसकी कब की गई थी? ये 1896 से पहली बार शुरुआत की गई थी। और ओलंपिक कौन कराती है? तो ये कराती है इंटरनेशनल आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1894 ईस्वी में। कब हुई थी? 1894 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल के हिमालय क्षेत्र से निकलती है? तो नेपाल के हिमालय क्षेत्र से कौन सी नदी निकलती है? कोसी, गोदावरी, सोन या फिर यमुना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जो कोसी नदी है ये नेपाल के हिमालय क्षेत्र से निकलती है। और ये जो कोसी नदी है ये किसकी सहायक नदी है? तो ये गंगा नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है 41, प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर ये कहाँ पर यानी के बस्तर जिले में स्थित है? किसके बस्तर जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़ या फिर गुजरात? तो जो प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर है ये मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। और ये दंतेवाड़ा में, मध्य प्रदेश के कहाँ पर? सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये गलत हो चुका है। यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, छत्तीसगढ़। जो छत्तीसगढ़ के जो दंतेवाड़ा है वहां पर स्थित है प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर। और ये काकतीय जो शासक थे उनकी देवी हैं, यानी कि उनकी कुल देवी मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 42 है, भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित कर देने का प्रावधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कि जब आपातकाल लगता है, यानी आपातकाल की प्रक्रिया जो है वो कहाँ से ली गई है? अमेरिकी संविधान, इटली के संविधान, जर्मनी का संविधान, सोवियत संघ या सोवियत संघ जिसको रूस का संविधान कहते हैं? तो इसका सही आंसर है जर्मनी का संविधान। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। यानी आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित कर देने का प्रावधान ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। और दोस्तों ये भारतीय जो आपातकाल है ये आपातकाल कुल 3 प्रकार का है। कुल कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। आर्टिकल तो 352 है, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। और 356 जो है ये राज्य आपातकाल के बारे में बताया गया है, यानी कि राष्ट्रपति शासन। और जो 360 है ये है वित्त आयोग, वित्त आपातकाल। क्या है? वित्त आपातकाल 360 में है। और इनको कौन लगा सकता है? इनको राष्ट्रपति द्वारा लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 43 है, वर्ष 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा? उरुग्वे में, कतर, दक्षिण अफ्रीका या फिर फ्रांस में? तो जो 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे वो होंगे पेरिस यानी कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में होंगे। अगला प्रश्न है 44, स्टेलेक्टाइट तथा स्टेलेग्माइट ये किस स्थलाकृति से संबंधित शब्द है? हिमनद स्थलाकृति, मरुस्थलीय स्थलाकृति या फिर पर्वतीय स्थलाकृति या फिर कास्ट स्थलाकृति? तो जो स्टेलेक्टाइट यानी कि तथा स्टेलेग्माइट जो है वो किससे संबंधित है? तो ये है कास्ट स्थलाकृति से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है 45, वर्ष 1866 में दादाभाई नौरोजी द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना में की गई। तो कहाँ की गई थी? दादाभाई नौरोजी के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को, लंदन, कोलकाता या फिर बॉम्बे? तो इसका सही आंसर होगा लंदन में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। और ये कब की गई थी? 1866 ईस्वी में। और 1869 ईस्वी में इसको जो है मुंबई में इसकी शाखा की स्थापना की गई थी। मुंबई में इसकी शाखा की स्थापना 1869 में की गई थी। अगला प्रश्न है 46, मछली पकड़ने का प्रसिद्ध क्षेत्र जिसको ग्रैंड बैंक कहा जाता है ये कहाँ स्थित है? यूनान में, हिरोशिमा, लुइसियाना या फिर न्यू फाउंडलैंड में? तो जो मछली पकड़ने का प्रसिद्ध क्षेत्र है ग्रैंड बैंक ये स्थित है न्यू फाउंडलैंड में। कहाँ पर? न्यू फाउंडलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। और ये कहाँ पर स्थित है? ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है 47, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल से, टेनिस, बैडमिंटन या फिर फुटबॉल? तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये संबंधित है टेनिस से। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम है, 4 ग्रैंड स्लैम है। सबसे पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन। कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन ओपन।
उसके बाद है फ्रेंच ओपन, कौन सा है, फ्रेंच ओपन। उसके बाद है विंबलडन ओपन और फिर है अमेरिका ओपन यानी कि यूएस ओपन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48 देखेंगे। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में है? यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में या फिर ऑस्ट्रेलिया में? तो जो सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो है एशिया महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। इसमें 4.68 अरब लोग निवास करते हैं एशिया महाद्वीप में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49 है। कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत के संविधान को बनाने के लिए आधिकारिक तौर पर विधानसभा की मांग की थी? 1920 में, 1940, 1945 या फिर 1935? तो इसका सही आंसर होगा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसने संविधान को बनाने के लिए आधिकारिक तौर पर यानी ऑफिशियली एक विधानसभा की मांग की थी 1935 में। और दोस्तों 1934 में एम एन राय के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी। एम एन राय यानी मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा सबसे पहले मांग की गई थी। अगला प्रश्न है 50। अगला प्रश्न है 50। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहजहानाबाद शहर की स्थापना की निर्माण किया था? शहर का निर्माण किया था हुमायूं, बाबर, औरंगजेब या फिर शाहजहां? तो इसका सही आंसर है शाहजहां के द्वारा शाहजहानाबाद शहर का निर्माण किया गया था। और ये कब निर्माण किया गया था? ये किया गया था 1639 से लेके 1648 तक इसका निर्माण कार्य चला था। और शाहजहां का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था? 1628 से लेके 1658 तक इसका कार्यकाल था। तो दोस्तों हमारे जीके जीएस के 50 प्रश्न पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं और हमने इसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखे हैं जहां से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियो अच्छे तरीके से चाहिए या फिर कंटिन्यूस चाहिए तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।